हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि मेरा नाम आप सभी जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और आज हम लोग बात करेंगे अपने क्लास 10th यूपी के चैप्टर 1 के सेकंड लेक्चर की। देखिए, कल की लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया? कल की लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया परिचय। क्या परिचय? कि एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। उसके बाद हमने पाया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में दो चीजें उपस्थित होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और बेटा दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट उसे कहते हैं जो अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों हिस्सा लिए, इस चीज को ही कहते हैं क्या? रिएक्टेंट। और दूसरा है उत्पाद, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? जो लास्ट में बनता है। जैसा कि कल की क्लास में कुछ बच्चों ने होमवर्क किया था, लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे थे जो बिल्कुल होमवर्क नहीं किए। अगर बेटा बताइए, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, अभी से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे? तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको हमेशा पढ़ना है, और अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान कर लिए तो डैम श्योर बेटा आपको पास होने से 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता। और 90+ मार्क्स आपको इसी शुभम क्लासेस में हम दिलाकर रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अनअकैडमी से रिलेटेड है। अनअकैडमी ने हिंदी बोर्ड के बच्चों के लिए ये क्लासेस स्टार्ट की है, जो बिल्कुल आपके लिए है। और इस क्लास में जो भी बच्चा पढ़ेगा डेफिनेटली उसको केमिस्ट्री बेटा बिल्कुल अच्छे से आएगी, ये गारंटी है हमारी। हम पिछले 10 सालों से संकल्प ट्यूटोरियल्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम यहां अवेलेबल हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, जैसे भोजन का पाचन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना। ये पिछली क्लास के कुछ ऐसे पार्ट थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए और यहां तक हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से आया। जैसे अगर हम उदाहरण को रिपीट करें तो सबसे पहला उदाहरण यही था, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। बेटा अगर हम बात करें लोहे में जंग लगना की, तो ये एक अभिक्रिया है। अब इसे हम तत्व समीकरण और यौगिकों से निरूपित कर दिए तो वो हो गया क्या? समीकरण। किसका समीकरण? रासायनिक समीकरण। आज हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कल की कुछ क्लास की बातें कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल था भोजन का पाचन। मतलब हम लोग रोज क्या करते हैं, खाना खाते हैं, अब वो हम लोग के शरीर में जाके पचित हो जाता है, पच जाता है। तो वो भोजन का पाचन हमें इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। और अगर कोई आपसे पूछे भोजन का पाचन कौन सी प्रक्रिया है, तो आप एक लाइन में कहिएगा कि भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है? और तीसरा आपको बताए थे मैग्नीशियम रिबन का जलना। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो क्या होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कल की जो क्लास का ये हमारा पूरा लेक्चर 1 का था, परिचय हम लोगों ने कल पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, अभिकारक क्या पढ़ा, जो हिस्सा लेते हैं, जो हिस्सा ले और जो बने। ये एक छोटा सा फंडा है कि जो हिस्सा लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे होते तो बहुत सारे, फिलहाल हम लोग 3 उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। एक हो गया हमारा लोहे में जंग लगना, दूसरा भोजन का पाचन और तीसरा हो गया मैग्नीशियम रिबन का जलना। आइए हम लोग होमवर्क की बात करें। कल की क्लास में जब हम होमवर्क दिए थे तो आपको बोले थे बेटा संतुलित कीजिए। सबसे पहला था H2O2 और H2O। H2O2 और H2O। अगर कल की क्लास में हम अवस्था की बात किए तो हाइड्रोजन गैस होता है तो बगल में G लिख दिया, ऑक्सीजन गैस होता है तो बगल में G लिख दिया, लेकिन जल हम लोग लिक्विड के फॉर्म में पाते तो L।
आपको याद होगा। बैलेंसिंग की बात करते हैं तो यहां देखते हैं ऑक्सीजन जो है वो 1 है, सॉरी ऑक्सीजन 1 है और यहां ऑक्सीजन क्या है, 2 है। अब आपको बैलेंस करने बताए थे कि जिधर कम है उधर पकड़िए, तो यहां ऑक्सीजन कितना है, 1। अब 1 में क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए, तो 1 में हम क्या कर दिए, 2 से गुणा कर दिए तो 2। अब ना तो यहां लगाएंगे ना तो यहां लगाएंगे, जब भी लगाएंगे हम लोग आगे लगाएंगे, तो ये 2 हो गया ऑक्सीजन। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहां आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। मतलब ऑक्सीजन ये हो गया बैलेंस, लेकिन 2 करते ही 2 दूना 4 हो गया क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। इधर हाइड्रोजन हो गया हमारा 4, लेकिन इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2। अब जाहिर सी बात है 4 इसको भी बनाना है तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, मतलब इसके आगे हम कर देंगे 2 से गुणा, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। इस प्रकार हमारा जो रासायनिक संतुलन था वो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं बच्चों पहला आपको बहुत अच्छे से आया होगा, है ना। चलिए दूसरे को लेते हैं, N2 है। अब नाइट्रोजन आप गैस जानते हैं तो बगल में G लिख देते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या जानते हैं, गैस जानते हैं, तो उसके बगल में भी क्या लिख दीजिए भाई, G लिख देते हैं। अमोनिया ये भी गैस है तो उसके बगल में क्या लिख दीजिए, G लिख दीजिए। बैलेंसिंग की बात करें, इधर नाइट्रोजन है 2 और यहां नाइट्रोजन है क्या, 1। सेम क्वेश्चन, सर इधर 2 है उधर 1 है, मतलब बैलेंस नहीं है। अब सर इसके लिए यहां इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे यहां, और 2 से गुणा करते ही 2 तो ये हो गया, लेकिन 2/3 ये हो गया हाइड्रोजन, कितना, पहले 3 था, 2 से गुणा होके ये हो गया 6। और इधर कितना है, इधर तो तुम लोग के पास सिर्फ 2 ही है। अब इसको 6 बनाना है तो क्या करेंगे, 3 दूना 6, देखिए ये 6, ये 6, ये 2, ये 2। इस प्रकार हमारा रासायनिक समीकरण ये भी हो गया संतुलित। एक और बचा है, उम्मीद करेंगे कि आपको वो भी कंप्लीट हो जाए। अगर मेरे बच्चों को किसी को भी कोई डाउट्स होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में किया था। हम आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझेंगे, कमेंट्स करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही बेटा अच्छा होगा और उतने ही आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं इसको, H2 हाइड्रोजन गैस लिख दिया, Cl2 क्लोरीन गैस लिख दिया, HCl। अब HCl की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी गैस, इधर हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन है 2, लेकिन यहां पे 1, तो क्या करें, बस इजी, यहां पे बस 2 लगा दीजिए। ये तो सबसे इजी था, यहां तक कॉपी करिए। बताइए किसी कोई डाउट्स है? बहुत इजी, बहुत ध्यान से, कुछ नहीं करना है,
परिचय समझ में आया। अभिकारक जो हिस्सा लेते हैं, जो बनते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण थे लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, मैग्नीशियम रिबन का जलना। संतुलन के लिए हमने कुछ होमवर्क दिए थे आपको। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बताइए, मुझे स्पेस चाहिए तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप क्या करिएगा, वीडियो को पीछे खींच के देख लीजिएगा। अगर ओरली समझाते तो और इजी था। बस एक बार ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। जैसे देखिए, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहां 2 लगा दो, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया, तो यहां 2 लगा दो। बस 2 नाइट्रोजन, तो यहां 2 लगा दो। अब 2 तिहाई 6 हो गया, तो 3 हाइड्रोजन, यहां पे 6 हो गया, ये बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहां 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, तो क्या करें, यहां 2 लगा दीजिए। बताइए, है ना इजी। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट्स का वेट कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे मुझे कमेंट्स किए थे, हमने सबके डाउट्स को क्लियर किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, तो बस नीचे एक लाइन में लिखिएगा क्लियर है सर। अगर आपको लगेगा कोई डाउट्स है तो बस आप उससे वो डाउट्स पूछ लीजिएगा। आइए हम लोग आगे की चलें। आज की हम लोग की टॉपिक है रासायनिक समीकरण। लिखिए बेटा, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। क्या कहा, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। लाइन चेंज करिए, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद या उत्पादों, प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ, भौतिक अवस्था, अगर एग्जामिनर पूछे भौतिक अवस्था क्या, तो जैसे ठोस, द्रव, गैस या अन्य। ठीक है, अगर ये ठोस, द्रव, गैस की बात होगी तो इसको लिख लीजिएगा, या तो अन्य के साथ लिखे जाते हैं, के साथ लिखे जाते हैं। कॉपी करिए बेटा, हम बोर्ड से हट जा रहे हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर डाउट होगा तो। आज की हम लोग की टॉपिक थी रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक समीकरण के द्वारा ही निरूपित की जाती है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि रासायनिक समीकरण को किसके द्वारा निरूपित करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक उत्पाद, अभिकारक जो हिस्सा लेते हैं जैसे ये, उत्पाद जो बने जैसे ये, के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था, जैसे लिखा है ना कि गैस होगा तो G, ठोस होगा तो S सॉलिड है ना, और द्रव होगा तो L लिक्विड है, उन्हीं अवस्थाओं के द्वारा लिखे जाते हैं। कॉपी करते रहिए, कोई डाउट होगा तो बताइएगा मुझे, ठीक है। नीचे देखिए स्पेस नहीं है तो हम करते क्या है, बीच में से थोड़ा सा इरेज करते हैं और एक नोट लिख लेते हैं ऊपर। ये चीजें आप कॉपी कर चुके होंगे, ये चीजें हमारी पुरानी थी, होमवर्क आप कर चुके हैं। बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज होमवर्क रोज करिए। अगर होमवर्क करते रहेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। और आप नोटिस करिएगा, हम जो होमवर्क देते हैं वो पिछले पढ़ाए हुए टॉपिक्स में ही देते हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने के साथ साथ कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। चलिए एक नोट लिखते हैं, जल्दी से एक नोट लिखिए बेटा। देखिए नोट क्या कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, एग्जामिनर पूछता है कि वो आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं, तो याद रखिएगा जैसे ताप, टेम्परेचर, दाब और उत्प्रेरक। बताते हैं ये होता क्या है। आदि को, आदि मतलब आदि मर्चा नहीं, आदि मतलब और भी, आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे, के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। कल थोड़ा सा समझाए थे, आज इस चीज को और डिटेल में समझाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। समझिए बेटा हम क्या कह रहे हैं, बहुत इजी है, आप एक बार में समझ जाएंगे। क्वेश्चन था आज का, रासायनिक समीकरण क्या है। एग्जाम में ऐसे ही बनता है, रासायनिक समीकरण क्या है या इसको समझाइए। तो आप एक लाइन में कहिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। क्वेश्चन बनेगा रासायनिक अभिक्रिया किसके द्वारा निरूपित की जाती है, तो रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक या उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। अब कल की क्लास में भौतिक अवस्था आपको सिखाए थे कि जब भी ठोस होगा तो देखना S से लिखा होगा, द्रव होगा तो L से लिखा होगा क्योंकि लिक्विड होता है,
गैस होगा तो जी से लिखा होगा क्योंकि जी फॉर गैस या अन्य के साथ लिखे जाते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, तो इसके अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो आवश्यक परिस्थितियां हैं, जैसे ताप, क्वेश्चन बनता है ना कि 400 डिग्री पर, तो 400 डिग्री या तो तीर के ऊपर या तो तीर के नीचे, ताप हो गया, दाब हो गया, या तो उत्प्रेरक। सर उत्प्रेरक क्या होता है? बेटा उत्प्रेरक वह कारक है जो अपनी उपस्थिति में या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे और या तो अभिक्रिया की दर को घटा दे। मतलब उत्प्रेरक क्लासरूम का वो सबसे शैतान बच्चा होता है जो अपनी उपस्थिति से सबको परेशान करे। तो बिल्कुल ऐसे ही याद कर लीजिए ना कि उत्प्रेरक क्या होता है, वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो तीव्र तेज कर देता है और या तो मंद कम कर देता है। उत्प्रेरक समझ में आया? और इन सभी को, ताप को, दाब को, उत्प्रेरक को या तो अभिक्रिया में तीर के ऊपर लिखते हैं और या तो अभिक्रिया में तीर के नीचे लिखते हैं। अगर जैसे की बात करें तो एक जैसे समझ लीजिए, हम लोग बना रहे थे अमोनिया, नाइट्रोजन जो कि गैस अवस्था में था, हाइड्रोजन जो भी गैस अवस्था में था, अमोनिया बना ये भी गैस अवस्था में था। ओके, बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा दिए, यहां 3 लग गया। अब आपको याद हुआ कि लगभग 2 से 300 वायुमंडलीय दाब, तो 2 to 3 ATM हो गया। आयरन और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक, इनको रख दिए ऊपर, 400 डिग्री सेल्सियस रख दिए। अब या तो इनको तीर के ऊपर लिखना है या तो इनको तीर के नीचे लिखना है। किसको? ताप, दाब और उत्प्रेरक। क्वेश्चन बनेगा तो आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन में बनता है कि अमोनिया के निर्माण में कौन कौन सा उत्प्रेरक होता है। तो एक आयरन होता है और एक एमओ, एमओ को कहते हैं मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। ओके, क्लियर? रासायनिक समीकरण समझ में आया? आइए हम लोग और थोड़ा सा आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की जान है। अगर इस चैप्टर में आपको बैलेंसिंग करना आ गया तो समझिए सब आ गया, क्योंकि हमारे सभी बच्चों को बैलेंसिंग करने में ही समस्या होती है और मेरे क्लास में सभी बच्चों को बैलेंसिंग बहुत आसानी से आ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो थोड़ा सा मन लगाकर देखना होगा। जितना ज़्यादा मन लगाकर देखेंगे उतना जल्दी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आगे पीछे करके 2 से 3 बार देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। लिखिए बेटा, रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। एग्जामिनर पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन किसके आधार पर होता है, तो आप याद रखिएगा किसके आधार पर होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कक्षा 9 का है, 9 में आप लोग पढ़े होंगे
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर फिर भी अगर आपको नहीं याद है तो एक नोट में करके हम लिखवा दे रहे बेटा, बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद करते मेरे सभी बच्चों को ये चीजें बहुत आसानी से आ जाएंगी। क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो याद रखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बेटा क्या करिए, इसको कॉपी कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और हम आपके सारे कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे कि क्या है। अगर आपसे कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया को किसके आधार पर संतुलित करते हैं, तो किसके आधार पर संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर आपसे कोई पूछा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। बताइए, क्या ये बात एकदम क्लियर हो रही है? होनी चाहिए, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात तो पश्चात क्या होता है? उत्पाद। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। बेटा कॉपी करिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। देखिए, हम लोगों से कहा गया आज कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां क्या है, तो ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है। इनको या तो तीर के ऊपर लिखते हैं और या तो तीर के नीचे लिखते हैं, आप स्वतंत्र हैं। जैसे हमने लिया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाने को अमोनिया गैस बनी, तो बगल में इनकी अवस्था लिख लिए कि ये गैस अवस्था में है। ठोस होता तो S लिखते, द्रव होता तो L लिखते।
अब हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किसके आधार पर करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन दोनों में उनके जो द्रव्यमान है वो बराबर होने चाहिए। और क्या याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले कौन? अभिकारक, जैसे ये, उत्पाद जैसे ये, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। आइए इसी को समझा देते हैं, ये चीजें हो जाएंगी आपको क्लियर। इन्हीं को लेते, ज्यादा दूर नहीं जाते। इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, इसको उठाकर थोड़ा बीच में रख लेते हैं। हमने आपको बोला था जैसे आप क्या करिएगा, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं, इसके बाद यहीं आ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, दोनों की अवस्था जो है वो गैस थी। अमोनिया गैस बना था, ये भी गैस था। यहां पे आपको रखा था कि दो उत्प्रेरक थे, एक Fe और एक मॉलिब्डेनम। 200 से 300 वायुमंडलीय दाब था, जिसको ATM से डिनोट करते हैं, और 400 डिग्री सेल्सियस ताप था। मुझे चाहिए द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए यहां देख रहे तत्व नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब बेटा याद रखना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, कोशिश कीजिएगा आप लोग 1 से 30 तक तो जरूर याद कर लीजिएगा। इसका परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु द्रव्यमान कितना? 14। और हाइड्रोजन का होता है कितना? 1। तो हम लोग को ऊपर वाले से मतलब होता है, तो यहां पे 2 है, तो 14 गुणे 2 मतलब 28 प्लस 2 है, कितना हो गया? 30। नहीं, इसका 14 गुणे 2 तो ये 30 हो गया। बैलेंस करते हैं तो हम क्या पाते हैं? बैलेंस करके ही करिए। यहां 2 लगा दीजिए, यहां 3 लगा दीजिए। अब ये 14 गुणे 2 28 और 2 गुणे 3 2 तिहाई 6, तो 28 6 34। मतलब अभिकारक में जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान आपका आया 34, मान लो इसको लगा देते ग्राम। अगर उत्पाद में भी 34 ग्राम आ गया तब तो समझ जाइए आपका इक्वेशन सही है। अगर उत्पाद में 34 ग्राम नहीं आया तब तो समझ जाइए क्या है, गलत है। जैसे चेक करते हैं, 2 था तो 2 आगे गुणा कर दो। एक नाइट्रोजन का 14, सर यहां 28 क्यों लिखे? क्योंकि यहां 2 नाइट्रोजन था, 14 का 2 में गुणा किया तो 28 हो गया। एक हाइड्रोजन का, तो 14 3 17, 17 गुणे 2 मतलब कितना? 34 ग्राम। मतलब अभिकारक में भी 34 ग्राम और उत्पाद में भी क्या? 34 ग्राम। इस चीज को कहते हैं क्या? LHS। इस चीज को कहते हैं क्या? RHS। और इस प्रूफ से हो गया LHS इक्वल टू RHS, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर। बताइए, कॉपी करिए, कॉपी करिए जल्दी जल्दी। हम थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है। ये आप जैसे भी लिख लीजिएगा उसको कॉपी कर लीजिए। तो यहां से देख लिया कि ये दोनों आपस में हो गए क्या? बराबर। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या पाते हैं?
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझा जाए तो आपके बुक में कुछ प्रकार दिए होंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। कुछ बच्चों के पास राजीव की बुक होगी, कुछ बच्चों के पास नगीन प्रकाशन की बुक होगी ना। तो जो भी आपके पास बुक है उसमें कोई डाउट नहीं है, आप रखे रहिए। हम क्या करें, कुछ प्रकार बता दे रहे जो मेरे अनुसार फंडा आपको बता रहे हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होते तो बहुत सारे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार मुख्यतः 5 जरूर एग्जाम में आते हैं। मुख्यतः प्रकार, सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का एक घर वाला नाम है योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, इसी को विघटन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया भाई, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब पांचवा रेडॉक्स। देखिए ज्यादातर जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं ये मुख्य प्रकार ज्यादातर पूछा जाता है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और विघटन। लेकिन कुछ अन्य अभिक्रिया भी अक्सर पूछा जाता है। अगर अन्य अभिक्रिया की बात करें तो हम छठवें से ले लेते हैं क्योंकि 5 को प्रेफरेंस रखते हैं। छठवां है, नाम सुना होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नहीं, कौन सी? ऊष्माक्षेपी, मतलब वह अभिक्रिया जो ऊष्मा दे। उसके बाद ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो ऊष्मा क्या करे, ले। इसके बाद 8वां ले लेते हैं, उत्प्रेरण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक हो उसे उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है अवक्षेपण। ऐसी अभिक्रिया जो संपन्न होने पर अवक्षेप देती हो उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और लास्ट है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो मेरे अनुसार ये 10 अभिक्रिया का फंडा है जिसमें से 5 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया, रेडॉक्स हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी हो गया, उत्प्रेरण अभिक्रिया, अवक्षेपण, है ना, उत्प्रेरण
और अवक्षेपण और लास्ट हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो चलिए इतनी अभिक्रियाएं कॉपी कर लीजिए। हम क्या करते हैं, कुछ होमवर्क ले लेते हैं, जैसा कि कल के लिए आपको देंगे। कोशिश कीजिएगा ये होमवर्क जरूर कर लीजिएगा बच्चा। अगर आप होमवर्क करते रहेंगे तो आपकी दिमाग में चीज़ें बैठती चली जाएंगी। और बच्चों हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, मेरे बच्चों को 90 प्लस मार्क्स मारने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100% स्कोर करेंगे। तो होमवर्क की बात करते हैं। हमारे पास होमवर्क है, कॉपी करिएगा एकदम ध्यान से। ये वो अभिक्रियाएं हम देने जा रहे हैं संतुलन के लिए जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आती हैं, ठीक है। और अगर आप इनको लगाएंगे तो गारंटी के साथ कह रहे हैं आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लेते हैं CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहिए। इसकी क्रिया करा देते H2O के साथ, तो बन जाता है क्या, CaOH का होल ट्वाइस। आपको करना क्या है, ये संतुलन है या नहीं। अगर नहीं है तो संतुलित करिए, ठीक है। और अगर संतुलन है तो आप बस उसके आगे लिख दीजिएगा वो संतुलित है। दूसरा, मेथेन को क्रिया हम करा देते ऑक्सीजन के साथ। क्या बन गया, CO2 और H2O। तीसरा, कोशिश कीजिएगा, चीटिंग मत करिएगा, C6H12O6 प्लस O2, CO2 और H2O। चौथा, NaHCO3, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। कॉपी करिए बच्चा, देखिए वहां तक आ रहा है। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से एकदम मन लगाकर। हम लोग क्या देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आपके अकॉर्डिंग सबसे मुख्यतः 10 प्रकार होते हैं, मतलब 5 ज्यादातर होते हैं। ये 5 अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, रेडॉक्स है। मैंने क्या किया, 5 और बढ़ा दिया। इसलिए बढ़ा दिया कि ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उत्प्रेरण, अवक्षेपण, हाइड्रोजनीकरण। अगर जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक होगा वो अपने क्वेश्चन आंसर में देखिएगा, ये दोनों अभिक्रिया जरूर पूछा है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। उष्माक्षेपी क्या है, जो कंप्लीट होने पर उष्मा देती है। उष्माशोषी क्या है, जो कंप्लीट होने से पहले उष्मा लेती है। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, इनको हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप क्या करिए, ये होमवर्क कंप्लीट करिए। होमवर्क क्या कह रहा है कि इनको देखना है कि ये संतुलन है या नहीं। अगर नहीं है तो संतुलित करना है। CaO प्लस H2O, COH का होल ट्वाइस, CH4 प्लस O2, CO2 H2O, C6H12O6 प्लस O2, CO2 H2O, NaHCO3, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। अगर कोई आपसे पूछे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए तो आप यही कहिएगा, क्या, NaHCO3, बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं। 2 सोडा होता है, एक खाने वाला सोडा और एक धोने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडे का एग्जांपल है NaHCO3 और ये हो गया Na2CO3, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप हमारे हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, इसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों से बताइए कि अनअकैडमी के द्वारा शुभम क्लासेस में हिंदी का क्लास 10 का न्यू बैच केमिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना है,
अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर करिएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।